पिछले रविवार को देश की सबसे इंटेलेक्चुअल जगह घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सीपी यानी कि कनॉट प्लेस है। प्रॉपर्टी रेट के हिसाब से ये दुनिया की सबसे महंगी लोकेशंस में से एक है। उस हिसाब से तो इसे इंडिया का मैनहट्टन भी कहा जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल एरिया भी है। 60 के दशक में जैसे फ्रांस के पेरिस में इंटेलेक्चुअल्स फ्लैन्यूर बन के घूमते थे, वैसे ही सीपी में 2023 में बहुत से इंटेलेक्चुअल डिबेट और डिस्कशन करते हुए घूमते पाए जाते हैं। सुनने में बात अटपटी लग सकती है कि सीपी जो कि एक शॉपिंग मार्केट है, वहाँ किस तरह के डिस्कोर्स की शॉपिंग की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम धीरे धीरे इस विचित्र दुनिया में घुसते चले जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सर्दी की पहली धूप की रोशनी में रंगी हुई एक जगह। उत्तर भारत में सर्दी आने की 3 बड़ी निशानी होती है। पहला ये कि आपको स्टेट रोडवेज की बसों में मूंगफली के छिलके पड़े हुए नजर आने लग जाएंगे। दूसरा, जब आपका पैराशूट ऑयल जम जाए। और तीसरा, जब गर्मा गर्म चटपटे शकरकंद का ये ठेला रोड पे दिखने लग जाए। थोड़ा आगे चले तो आया आइकॉनिक पालिका बाजार, अंडरग्राउंड में बसा एक बाजार जहां बैठ के जेएनयू के रशियन स्टडीज के मशहूर स्टूडेंट दोस्तोयेव्स्की ने अपनी पुस्तक नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड लिखी थी। इसके ठीक बाहर लगा हुआ है जमावड़ा, जहां डिबेट्स चल रही हैं। हर कोने पे तरह तरह की डिबेट और तरह तरह के देश से जुड़े मुद्दों पर डिस्कशन। यही राजनीति है, वो देखिए ना, यही राजनीति है। ये सही बात नहीं है ना। ले लगी रिवाज करें। आप काम कीजिए, काम नहीं कीजिए। सही था, तो है न रहेगा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो या रिजर्वेशन का या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, यहाँ हर मुद्दे को डिस्कस किया जाता है। जहां देखो वहां यूट्यूबर ही यूट्यूबर। इस तरह से डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का श्रेय एंटीला में बैठे मुकेश अंबानी जी को जाता है, जिन्होंने जियो से इंटरनेट सस्ता करके हर घर से एक पत्रकार निकाल दिया। लेकिन ये वो पत्रकार हैं जो कि सेंसिटिव मुद्दों पर लोगों को भिड़वा के यूट्यूब मोनेटाइजेशन प्रोग्राम की डकैती करते हैं। अमेरिका में बैठे एम्प्लॉय सीपी में भारतीय लोगों को व्यू पर रेट के लिए भिड़वाते हुए। आधुनिक जमाने के क्लाउड कैपिटलिज्म की निशानी, एल्गोरिदम के इशारे पे नाचते हुए कुछ लोग। नाचने से ही याद आया कि यहाँ सामने एक बंदा नाच रहा है। इतनी डिस्टर्बिंग जगह में आर्ट की प्रैक्टिस करता हुआ एक युवा। शायद आर्ट का जन्म भी किसी डिस्टर्ब जगह से ही होता है। ऐसे अनहेल्दी डिबेट्स के बीच एक आदमी हेल्दी फ्रूट चाट बनाता हुआ, टेलर स्विफ्ट के गाने सुनने के बाद कान साफ करवाता हुआ एक फिरंगी। ये भी एक मजेदार सीन है। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया हुआ एक डी कॉलोनियल स्टडीज का रिसर्चर भारत में डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी बात की तो पता चला कि ये पियर्स मॉर्गन के बुआ का लड़का है। भारत में जहां हर कोई ओपिनियन देने के लिए भूखा बैठा है, वहां ये स्ट्रीट किसी मास ऑर्गेज्म से कम भी तो नहीं। बलराम जाखड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हैं, रवि कुमार दुबे जो कि नरेंद्र मोदी को सलाह दे रहे हैं, सुनील बैरागी जिनके पास कश्मीर समस्या का हल है, विनोद कुमार शर्मा जिनका मानना है कि पटाखे फोड़ने से उनके पूर्वज वापस आएंगे। शायद इस प्रक्रिया को एक मास थेरेपी सेशन भी कहा जा सकता है। शायद सिगमंड फ्रॉयड आज जिंदा होते तो इस जगह अपना सोफा लगा के इंटरप्रिटेशन ऑफ देसी ड्रीम टाइप की किताब भी लिख डालते। इस लड़ाई के बीच सिगरेट पीता हुआ ये फिरंगी, जिसे देख के मुझे इस मीम की याद आ गई। जैसे जैसे शाम हुई तो हर जगह लाइव म्यूजिक बजना शुरू हो गया। अब यहाँ यूट्यूबर ही नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल भी आधम के। हर चैनल ने अपनी यहाँ एक स्टॉल लगा दी और उसके बाहर वो लाइव म्यूजिक बजा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये टीवी वाले गाने क्यों बजा रहे हैं। दरअसल ये एक भीड़ खींचने का तरीका होता है। टीवी डिबेट थोड़ी ही देर में लाइव शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले भीड़ उनके मंच पे आए, उसके लिए तरह तरह के गाने गा के उनका मनोरंजन किया जा रहा है। इसे देख के मुझे अपने बचपन के मेलों की याद आ गई, जहाँ पे मौत का कुआं के शो से पहले नाच गा के ऑडियंस को अंदर खींचा जाता था। ऑडियंस को ऐसे खींचने का तरीका शायद ही कोई जर्नलिज्म की स्कूल में पढ़ाया जाता हो।
एक अंकल नाचते हुए जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने देसी ठर्रा पिया रे। स्पीकर्स के शोर के बीच एक बांसुरी बेचने वाला अपनी बांसुरी सुनाने की नाकाम कोशिश करता हुआ, डिजिटल युग से हारा हुआ एक एनालॉग जमाने का व्यक्ति। यह है दूसरे चैनल का स्टॉल जहां पे एक अलग बैंड अपने गीत बजाता हुआ। इनके पीछे एक व्यक्ति है जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि मानो ये मनीष सिसोदिया का डुप्लीकेट हो। यह है भैया जी कहीन, जो कि शाम की डिबेट के लिए तैयार होते हुए। भैया जी कहीन को देखकर मुझे अर्नब गोस्वामी, 80 के दशक के अमिताभ बच्चन और देवानंद की याद आई। मात्र 5,000 करोड़ की। और ये अमित जयशाह जी की बात कर रहे थे। पहले ये तो बता दीजिए कि जीजा जी के पास कौन सा नाली कचरा है 2,000 करोड़ की इन्होंने कंपनी बना ली। कोई दिक्कत नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। और इस तरह से धीरे धीरे इस डेमोक्रेटिक देश में एक और दिन ढल जाता है।